नमस्कार आप सभी को। आज बात करते हैं देश की राजनीति की, देश की राजनीतिक व्यवस्थाओं की, कि किस तरह से हम लोग किसी भी एक रिप्रेजेंटेटिव को यानी एक किसी नेता को चुनते हैं, लेकिन वह नेता हमारा ना होकर हमारे क्षेत्र की परेशानियाँ ना सुनकर किसी एक हाई कमान का होकर रह जाता है। जिस पार्टी का वह होता है, वो हाई कमांडर का बना रह जाता है। और किस कदर आज के समय पर शिक्षा की जो स्थिति है उसको किस तरह से बदहाल किया जा रहा है, उसको किस तरह से काटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है खुद को अच्छा दिखाने के चक्कर में। चलिए इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं और वह स्टोरी इस कदर की है कि आप इस स्टोरी से सब कुछ समझ पाएँगे कि एक्चुअल में हमारे देश में हो क्या रहा है, अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में। और मैं इस बात को पहले ही क्लियर कर दूँ, ये स्टोरी ना ही किसी एक पार्टिकुलर राजनेता के लिए है और ना ही किसी एक पार्टिकुलर राजनीतिक दल के लिए है। ये स्टोरी सभी के लिए है और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो सच में देश की जो व्यवस्थाएँ हैं उनको खराब करने में लगे हुए हैं। क्योंकि इसको ओपनली नहीं कहा जा सकता है, तो इसको बड़ी ही तार्किक भाव से, बड़ी शालीनता से इस बात को समझते हैं। चलिए समझते हैं कि स्टोरी में है क्या। होता क्या है, किसी गाँव में एक कंजूस रहता है और वह इस कदर का कंजूस था, इस कदर का कंजूस था कि उसकी कंजूसियत के आगे पूरा ब्रह्मांड फेल समझो। इतना बड़ा कंजूस था और वह कंजूस अपनी इस कंजूसियत को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा था। उसने अपनी इस कंजूसी के जो पाठ ज्ञान किया था, वो अब दूसरे लोगों को डिलीवर करना शुरू कर दिया। उसने क्या किया, एक चबूतरा बना लिया और उस पर बैठकर सुबह को, शाम को लेक्चर दिया करता था। और जो लोग उसके लेक्चर लेने आते थे, वह यह समझते थे कि हम भी कुछ ना कुछ इसी की तरह, क्योंकि वह कंजूस तो था, साथ में एक बहुत बड़ा अमीर भी था। तो वे ये लोग समझते थे कि हम भी कुछ उससे कुछ सीख कर और कुछ अपना बचा लें। तो होता क्या है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 100, 200, 1000 और इससे बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग उससे जुड़ना शुरू कर देते हैं और वह बहुत बड़े लेवल पर लेक्चर देने लगता है, अपने उनको पढ़ाने लगता है कि कंजूसियत को किस तरह से और बढ़ाया जाए और किस तरह से अपने पैसे को बचाया जाए, ठीक है? और धीरे-धीरे लोग बहुत ज़्यादा उसके अंधभक्त हो जाते हैं, बिल्कुल जो भी बात वो कहता, उसको पूरी तरह से लोग एक्सेप्ट कर लेते थे, मान लेते थे। क्योंकि वो उनके फॉलोवर थे, आप चाहे वोटर्स समझिए। लेकिन एक समय ऐसा होता है कि पड़ोसी गाँव में, दूसरे गाँव में एक दूसरा कंजूस अ, लोगों के समझ में आता है कि कोई दूसरा कंजूस है, लोगों को सुनने में आता है। तो पहले दिन क्या होता है कि 2-3 लोग जाकर वहाँ पर उस दूसरे वाले कंजूस के यहाँ पर लेक्चर लेने लगते हैं, उसकी उसे देखने लगते हैं कि ये किस लेवल का कंजूस है। तो धीरे-धीरे इधर वाले कंजूस जो भी थे, उधर वाले कंजूस की तरफ जो भी फॉलोवर थे, वो उधर शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट होने के बाद इधर वाले कंजूस के पास एक भी फॉलोवर नहीं रहता है, आप वोटर्स समझिए, वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट होने के बाद अब इसे कहीं न कहीं चिंता ये सताने लगती है कि अब हमारा क्या होगा? क्योंकि हमारी तो रोटी नहीं सिक रही अब, हमारे फॉलोवर वहाँ जा रहे हैं। लेकिन वो वाला कंजूस एक बड़े लेवल पर कंजूसी सिखा रहा था। ये छोटे लेवल पर यहाँ पर सिखा रहा था। तो इसके मन में क्या आता है कि चलिए देखते हैं कि किस लेवल पर वहाँ पर अ, लोग सीख रहे हैं कि हमारे यहाँ से जो लोग गए, हमने इतना अच्छा सिखाया, इतना सब कुछ बढ़िया किया, लेकिन वहाँ फिर भी शिफ्ट हो जा रहे हैं। तो एक दिन क्या करता है कि जाने की सोचता है कि हम भी जाकर मिलते हैं उस कंजूस से। तो वहाँ एक दिन जाता है वहीं पर मिलने के लिए, लेकिन वह जो कंजूस था, बड़े लेवल पर जो कंजूसी सिखा रहा था, उसे नहीं मिलता है। वो कहीं बाहर गया होता है। लेकिन जैसे ही वह पूछता है तो उसका एक बच्चा निकल के आता है, जो बड़ा वाला कंजूस था उसका बच्चा निकल के आता है, वो बोलता है अंकल जी पिताजी तो घर पर हैं नहीं और आप यहाँ बैठिए, हो सकता है घंटे 2 घंटे में वो वापस आते हों। तो वो वहीं पर बैठ जाता है। सुबह का गया हुआ ये कंजूस शाम तक वहीं पर बैठा रहता है, तो वह बच्चा उसे 1 गिलास पानी तक नहीं देता है, 1 गिलास पानी तक नहीं। तो बैठे-बैठे वो सोचता रहा कि अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। लेकिन वो उस समय पर कंजूस बड़ा वाला जो कंजूस था नहीं लौटा। तो वो खड़ा हुआ और बोला कि अब तो हम चलते हैं बेटा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी तो आने से रहे। लेकिन वो बच्चा बोलता है थोड़ा और वेट करिए, हो सकता है आ जाएँ। तो ये कंजूस बोलता है नहीं, नहीं अब हम चलते हैं और ये लो भेंट, हम भेंट लाए हैं और
रख लो और अपने पिताजी से बोल देना कि अंकल जी आए थे और आपके लिए भेंट दे गए। और भेंट में वो क्या लेकर जाता है, वो पूरा प्रोसेस घर से लेकर चलता है। क्या प्रोसेस होता है? पूरा प्लान से आया होता है। उसने क्या किया, अपने जो एक पर्चा था जिस पर किसी स्याही से एक पर्चे पर छोटे-छोटे 2-3 आम बने हुए थे। वही पेज उसने निकाला और बच्चे को दे दिया। बच्चे को जैसे ही दिया तो वो बच्चा उसने पर्चे को देखा, लेकिन वह सरप्राइज़ नहीं हुआ। वो बोला, "अंकल जी आप बैठो, अभी मैं आ रहा हूँ।" जैसे ही वह अंदर के लिए जाता है बच्चा, तो ये कंजूस सोचता है कि अगर ये बच्चा कुछ ना कुछ हमें देगा, तो इसका मतलब इसकी कंजूसी टूट जाएगी और हम साबित कर देंगे कि हम बड़े वाले कंजूस हैं और ये लोग छोटे वाले कंजूस हैं। लेकिन जैसे ही वो बच्चा वापिस आता है और ये कंजूस बैठा होता है, बोलता है, अब बच्चा बोलता है कि देखो अंकल जी देखो, चुटकी वो मारता है, बोलता है अंकल जी देखो। उसने क्या किया, एक हवा में ऐसे करके एक आम बना दिया। ऐसे करके हवा में एक आम बना दिया और धकेल दिया ऐसे करके। कि ले लो अंकल और ये ले जाओ, आप अपने परिवार को खिलाना, अपने गाँव वालों को खिलाना और अगर कम पड़ जाए तो एक बार ज़रूर आना। अ, आपको फिर दोबारा से हम इस आम को प्रोवाइड करा देंगे, दे देंगे। अब इसकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये जो छोटा वाला कंजूस होता है, उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि वह देखता है कि वाओ! यहाँ क्या हुआ कि हमने तो एक पेज खर्च किया, उस पर स्याही डाली, है ना? तो तब जाके हमने एक पेज दिया इसे, लेकिन इसने क्या किया, डायरेक्ट आया और हवा में आम बना के चला गया। तो बच्चा अगर इतना कंजूस है, तो इसका बाप कितना कंजूस होगा? ये राजनीतिक मामले से रिलेटेड है और कहानी अब यहीं पर खत्म नहीं होती है। आप समझिए इस बात को। फिर क्या होता है, वो तो वहाँ से चला जाता है, जो बड़ा वाला कंजूस होता है, छोटा वाला कंजूस वो चला जाता है वहाँ से और तब तक उसका पिता, जो बच्चा होता है, उसका पिता वापस आ चुका होता है, यानी बड़ा वाला कंजूस वापस आ चुका होता है और इस बच्चा सब कुछ बताता है कि आज क्या हुआ। तो जैसे ही ये बच्चा बताता है कि आज हमने इतना बड़ा काम किया कि हमने करके दिखाया, हमने साबित किया कि आप बड़े वाले कंजूस हैं। तो उसका एक्सप्रेशन ऐसा था, बच्चे को लगा कि हमें हो सकता है शाबाशी मिले, लेकिन शाबाशी ना मिलकर उसकी डाँट और फटकार मिली उसे। वो बोला, जैसे उसने बच्चे ने बताया कि हमने वो बना के लाए उस पर आम, हमने हवा में ऐसे करके बना दिए। तो वो कंजूस पता है क्या बोला? वो बोला, "पागल हो क्या बिल्कुल? कितना सिखाया, उसके बाद भी कुछ तुम सीख नहीं पाए? तुम ऐसे बता रहे हो इतना बड़ा आम बनाने की क्या ज़रूरत थी? ऐसे छोटे-छोटे आम बना देने चाहिए थे, धकेल देने चाहिए थे, ले जाओ इसे, छोटा-सा आम बना देते। क्या दिक्कत है इतना बड़ा आम बनाने की?" अब समझिए आप इस बात को कि किस लेवल पर काम किया जा रहा है। और ये स्टोरी केवल स्टोरी उस संदर्भ में आप समझेंगे तो नहीं समझ पाएँगे। एक राजनीतिक हैसियत से आप इस स्टोरी को समझिए, तो सच में पता लगेगा कि किस तरह से व्यवस्थाओं को खराब किया जा रहा है। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव या कोई नेता किसी पार्टी का अच्छा काम कर रहा है, तो उसे अच्छा काम नहीं करने दिया जा रहा है। और हर समय पर उन्हें डाँट-फटकार, उनके इशारों पर नाचना होता है। जो भी हाई कमांडर हैं, जिनके हाथ में पार्टी की कमान होती है। अगर कोई नेता अच्छा करना भी चाहे, तो वो अच्छा नहीं कर सकता है बिना उनकी मर्ज़ी के। जैसे वही भगवान हैं, उनका ही पत्ता अगर जब बोलेंगे तभी पत्ता हिलेगा, नहीं तो पत्ता नहीं हिलने वाला है। तो राजनीति में इस कदर काम चल रहे हैं और हमारे देश में बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी की जाती हैं कि और पार्टी के जो अंधभक्त हैं और जिन जो फॉलोवर्स हैं, इस कदर डंका बजाते घूम रहे हैं विश्व में कि हम पूरी विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। अरे भई, उस अर्थव्यवस्था का क्या मतलब जिस देश में सबसे ज़्यादा गरीब रहते हों? जी हाँ, देश में अगर 100% रुपया मान लीजिए आप, तो लगभग 95 या 97% जो रुपया है, वो कुछ लोगों के हाथ में है और बाकी का 90% के हाथ में है। आप इस बात को समझिए। एक बड़ा-सा जो भाग है इस पैसा का, वो कुछ लोगों के हाथ में है और जो कम पैसा है, वो बहुत लोगों के पास है, थोड़ा-थोड़ा है। सबसे बड़ी बात तो है ये है कि हमारा देश एक बात में नंबर 1 पर आ चुका है, वो आप सबके सहयोग से।
आप सबके सहयोग से मतलब विश्व की सबसे नंबर 1 जनसंख्या वाला देश बन चुका है भारत। सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर किसी देश के पास है, तो वो है भारत। और ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि देश में जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण सभी जो प्रोसेस हैं, सभी प्रक्रियाएँ हैं विकास की, वो लागू नहीं हो पाती हैं। तो ये कहना बिल्कुल उनका अतार्किक है, असंगत है। आप ये समझिए। देखिए कि जनसंख्या किसी के पास कितनी भी क्यों ना हो, वो कहीं न कहीं देश के एक अच्छे खासे वर्ग में योगदान देता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश में अगर किसी भी काम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो आज के समय पर भारत में शिक्षा का स्तर जो है कहीं न कहीं सुधारना पड़ेगा। अगर हमारे देश में जर्मनी, फ्रांस और जापान, यूएसए जैसी कोई शिक्षा को हमारे यहाँ भी इस कदर लाया जाए क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत आगे होते हैं। जर्मनी में सबसे ज़्यादा स्किल्ड लोग मिल जाते हैं और वहीं पर जापान की बात करें तो वहाँ पर डिसिप्लिन बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, ह्यूमैनिटी को बहुत अच्छा से सिखाया जाता है। वहीं पर हमारे जो इंडिया में है, इंडिया में किस तरह से हमारे इंडिया में तो 12th या ग्रेजुएशन में बच्चे कंप्यूटर सीख पाते हैं। वो भी देखते हैं कि हाँ, कंप्यूटर भी कोई चीज़ होती है। और वहाँ पर क्या होता है जर्मनी में ग्रेजुएशन और 12th में ही बच्चे क्या करने लगते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने लगते हैं, वहाँ पर कंप्यूटर बनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिखाया जाता है पूरी तरह से वर्क फील्ड कराया जाता है वहाँ पर। फील्ड वर्क करते हैं और क्योंकि शिक्षा पर सबसे ज़्यादा अगर कहीं ध्यान दिया जाता है तो फ़ॉरेन में। हमारे यहाँ क्या करते हैं, इस कदर का सिलेबस लाकर रख देते हैं कि बच्चे तार्किक क्या सोच पाएँगे तार्किक। और वहीं तो अब क्या ही बोला जाए इनके लिए। मीडिया का काम कोई और कर रहा है, उनका काम कोई और कर रहा है बस। सब एक दूसरे से मिले-जुले काम कर रहे हैं। देश का कौन है? नेता कहीं न कहीं अपना तो बना ही लेते हैं, लेकिन इस सब के चक्कर में अगर कोई पिसता है तो वह है आम नागरिक। तो सबसे पहले आप शिक्षा को अगर आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले सरकार से बड़ी शालीनता से देखिए व्यक्तिगत सवाल सबसे खराब होता है। अगर कोई व्यक्तिगत अ, टिप्पणी करता है किसी राजनेता पर या किसी भी पार्टी को लेकर व्यक्तिगत तो गलत है, बिल्कुल गलत है। आप शालीनता से किसी भी पार्टी को या किसी भी नेता के कार्यों को उनकी आलोचना कर सकते हैं, ये आपका अधिकार होता है, लोकतंत्र की यही ताकत है, कि आप सही को सही और गलत को गलत। और हमारे देश में जिस दिन एकजुटता हो जाएगी, सही को लेकर सभी सपोर्ट करें, सभी उसका समर्थन करें, चाहे वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो, पार्टी का हो या अपनी पार्टी का ना भी हो, वो सभी सहयोग करें। लेकिन अगर गलत है, कहीं पर कुछ गलत है, तो उसका विरोध करना चाहिए, चाहे वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो। ये राजनीति में ये भावना जिस दिन आ गई तो हमारा देश विश्व का नंबर 1 देश बन जाएगा और शिक्षा के स्तर पर जो भी काम होगा वो अच्छे लेवल पर होगा। अगर जिस दिन हमारे देश के नेता ये ठान लें और ये बोलने लगें सहनशीलता से और सीना ठोकने लगें इस बात को लेकर कि हमारे यहाँ बेहतर शिक्षा व्यवस्था है, जर्मनी से अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, जापान से अच्छी शिक्षा व्यवस्था है। क्योंकि इन सबको बोलने से पहले करना भी पड़ेगा काम। और जिस दिन ये अच्छा काम कर दिया शिक्षा को लेकर तो हमें नहीं लगता है कि किसी भी अ, बड़े फील्ड में इंडिया को बड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। जिस दिन शिक्षा में अच्छा कर दिया क्योंकि आज के समय पर अगर प्राइवेटाइज़ेशन ना होता, प्राइवेट स्कूल क्यों आज सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और सभी कोचिंग बड़े-बड़े कोचिंग संस्थान प्राइवेट की तरफ झुकाव है क्योंकि सरकार अपने कार्यों पर ही नहीं टिक पा रही है। वो खुद कुछ नहीं स्टैंड ले रही है क्योंकि वो ये देख रही है किस राज्य में हमारी सरकार बने, कहाँ पर सत्ता हमें मिले। इस चक्कर में अ, जो मौलिकता है, लोगों की जो ज़रूरतें हैं, इसको सरकार के हाथों में सौंप दिया गया है। वो सरकार सिर्फ़ अपनी सत्ता के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और किस तरह की लगी ये स्टोरी, आप ज़रूर इस बात को कमेंट में लिखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।